नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत हुए बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में। दरअसल ये जो विधेयक आया है, यह विधेयक बैंकिंग नियमों में कुछ बड़े बदलाव करने के लिए लाया गया है। जरूरी है कि इस विधेयक के तहत कौन कौन से बदलाव फिलहाल निर्धारित किए गए हैं, हम उन सभी बदलावों को समझें, जिससे कि हमें यह समझ हो जाए कि अब आने वाले समय में हमारी बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार से बदलने वाली है। तो इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को हमें समझना है अपने इस पूरे के पूरे खास सेशन में। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, आप लोग को डायरेक्टली बेनिफिट देंगी। लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग एक न्यूज़ देख लें। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति आइज आपके लिए खास ऑफर लाया है, जिसमें आपको सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ऑफर जो है मात्र और मात्र 10 से 17 अगस्त तक के लिए वैलिड है। तो ज़रूरी है कि आप लोग इस दौरान जो भी कोर्स लें, चाहे यूपीएससी कोर्स, चाहे पीसीएस कोर्स, सबकी लिस्ट आप लोग की स्क्रीन पर है। कोई भी आप अपनी तैयारी के लिए ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो 9555 124 पर कॉल कर सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही और जानते हैं हमारी बैंकिंग सिस्टम में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। दरअसल ये जो विधेयक है, यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है हमारे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब के द्वारा। इन्होंने प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करते हुए कुछ खास बातें बताई। सबसे प्रमुख बात इनकी यह थी कि देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था उपभोक्ता अनुकूल हो जाए। हमारे उपभोक्ताओं को बहुत अधिक लाभ मिले। उपभोक्ता मतलब आप, हम सभी के बैंक में खाते हैं ना। तो ये लोग चाहते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम हो और बैंक के अंदर जो भी नियम कानून हो, उससे हम लोगों को फायदा हो। ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इसी वजह से इन्होंने ये नया विधेयक पेश किया। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इन्होंने यह भी की इसके अंदर कि अब हमारे देश में जल्द ही आईडीबी, इसके साथ ही आईडीबीआई के साथ ही दो और बैंकों का फिलहाल यह निजीकरण करने का निर्णय ले चुके हैं। ये एक बड़ा कार्य इन्होंने किया है। इसके अलावा दूसरा इन्होंने जो बड़ा काम किया है, वो काम किया है नॉमिनी के मामले में। दरअसल जब कभी भी हम लोग बैंक का फॉर्म भरते हैं, तो उस दौरान आपको एक नॉमिनी का ऑप्शन मिलता है। नॉमिनी का अर्थ ये है कि मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई भी परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका देहांत हो जाता है अचानक, मौत अप्रत्याशित है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब हमें नॉमिनी का फॉर्म भरने के लिए मिलता है, तो उस दौरान हम लोग अपने किसी खास का, जैसे कि बहुत सारे लोग माता पिता में से किसी एक, अभी तक का नियम यही है कि आप किसी एक को नॉमिनी बना सकते हैं। तो जिसे जो लगता है, कोई अपनी मम्मी को बनाता है, कोई पापा को बनाता है, इसके अलावा कोई अपने पुत्र को बनाता है या बेटी को बनाता है। ये सब चीज चलती हुई अब तक आई है। अब क्या हुआ है कि फिलहाल इन्होंने इस नॉमिनी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। इन्होंने कहा है कि देखिए, जब आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, तो आप चाहते हैं कि भले ही आप उसका जीते जी उपयोग ना करें, लेकिन अगर मरने के बाद वह पैसा आपके अकाउंट में है, तो आपका कोई खास घर का व्यक्ति उस पैसे को निकाल ले और आगे अगर कहीं पे भी लगाना है तो वहां पे वह खर्च कर ले। इसी वजह से तो हम लोग नॉमिनी की चीजें करते हैं ना, नॉमिनी की सभी डिटेल्स को फिलअप करते हैं। अब क्या हुआ है कि इन्होंने कहा कि देखिए जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फॉर्म में सिर्फ एक ही नॉमिनी भरते हैं। अभी तक के नियम के हिसाब से एक ही नॉमिनी भरते हैं। तो एक नॉमिनी भरने की स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि जो नॉमिनी है, या तो वह व्यक्ति खाता धारक से पहले ही मृत्यु हो जाती है उसकी, या फिर कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस दौरान हम ये पाते हैं कि आगे पीछे या कुछ ही समय के अंतराल में खाता धारक और जो नॉमिनी है, उन दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। अब इस दौरान क्या होता है कि बैंक में पैसा आपका फिर आकर के फंस जाता है और आप उस पैसे को निकलवा नहीं पाते। क्यों नहीं निकलवा पाते? क्योंकि नियम यह कहता है कि खाते का पैसा या तो खाता धारक निकलवा सकता है या फिर नॉमिनी निकलवा सकता है। इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन नहीं निकलवा पाता। अब तक का सिस्टम यही है। अब इस नियम की वजह से बैंकों के ऊपर ना एक खास नई स्थिति देखने को मिली है। दरअसल एक नॉमिनी वाले क्राइटेरिया की वजह से कुल बैंकों के अंदर 78,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं, जो अनक्लेम्ड है, जिन्हें लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अब बैंक प्रणाली के अंदर एक बड़ा बदलाव सोच रहे हैं ये लोग। हमारा फिलहाल वित्त मंत्रालय यह सोच रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये गलत है। इसी वजह से हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं और अभी आज के समय में आपको एक ही नॉमिनी भरने की इजाजत है, लेकिन अब हम आपको दे रहे हैं 4 नॉमिनी का ऑप्शन। अब आने वाले समय में आप अपने खातों के लिए 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन नियम ये पूरी तरह से ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी निकलवा ले, नहीं। 4 नॉमिनी प्रेफरेंसेस के आधार पर होंगे कि आप प्राथमिकता के आधार पर किसको रख रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता कौन है, तीसरी प्राथमिकता कौन है। और अगर ऊपर के तीनों नॉमिनी फिलहाल मौजूद नहीं है, किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है, तो चौथे नॉमिनी के पास में सारा पैसा जाएगा। ये सिस्टम है। यानी कि आने वाले समय में आपके खाते का पैसा 5 लोग निकलवा सकते हैं, या तो खाता धारक खुद, या फिर उसकी ना अनुपस्थिति में या उसके ना होने की स्थिति में 4 नॉमिनी में से कोई भी एक। अब फिलहाल ये तो पक्का है कि हाँ, ऐसा नहीं होगा कि फिलहाल चारों नॉमिनी एक साथ ही फिलहाल एक्सपायर कर जाए। ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने सिस्टम रखा है कि 4 नॉमिनी होंगे, लेकिन जो निचले स्तर पर नॉमिनी है,
वो तभी मान्य होगा जब ऊपर वाले नॉमिनी की मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि खाता धारक की मृत्यु होने के बाद जो पहले नंबर 1 का नॉमिनी होगा उसके पास ही सभी क्लेम के राइट्स होंगे। अगर उस नॉमिनी की मृत्यु पहले ही हो जाती है, बाद में हो जाती है किसी भी कारण, तब दूसरे नॉमिनी के ऊपर सभी चीजें आ जाएंगी। इसी प्रकार अगर ऊपर के दोनों नॉमिनी नहीं आ सकते किसी भी कारण से या मौजूद नहीं है फिलहाल इस दुनिया में, तब तीसरे नॉमिनी और उसकी भी अनुपस्थिति में तब चौथे नॉमिनी। यह इन्होंने नियम बनाया है, यानी कि क्रमबद्ध रूप से चीजों को डिसाइड किया है। लेकिन अब 4 नॉमिनी रखने की इजाजत मिल गई है। अगर आपके परिवार में 3-4 लोग हैं तो उस दौरान यह है कि परिवार का हर एक व्यक्ति आपका नॉमिनी हो सकता है। यह फिलहाल यहाँ सरकार ने निर्धारित करने का फैसला लिया है। तो फिलहाल देख भी रहे हैं कि बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी राशि अनक्लेम्ड हो गई है। अगर लोगों के पास ये ऑप्शन पहले होता तो शायद परिवार का कोई भी सदस्य चीजों को मैनेज कर लेता और डिपॉजिट्स पे क्लेम कर देता और वो निकलवा लेता। मामला क्लियर। हालांकि थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बढ़ जाएगी, जैसे कि अभी क्या होता है, खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी जाता है तो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता है। अब क्या होगा कि आपको जो फॉर्मेलिटीज करनी है वो फॉर्मेलिटीज आपको हर एक स्तर पे करनी होगी। अगर मान लीजिए पहला नॉमिनी भी मौजूद नहीं है या ऊपर के 2 नॉमिनी मौजूद नहीं है तो उस दौरान थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, डिपॉजिट पे क्लेम कर पाएंगे, यह इन्होंने व्यवस्थित कर दिया है। ये खाता धारकों के लिए, यानी कि आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए जुड़ी हुई यह एक सबसे महत्वपूर्ण खबर है फिलहाल आज के समय में। इसके अलावा इन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण जो कार्य किया है वह क्या है, निवेशकों के लिए। दरअसल बहुत बार ऐसा होता है कि निवेशक पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग रूपों में। अब उसकी वजह से उनका डिविडेंड जो होता है, कई बार देखा जाता है कि डिविडेंड अनक्लेम्ड है या उनके शेयर्स अनक्लेम्ड हो गए हैं या उनका इंटरेस्ट अनक्लेम्ड है या जो बॉन्ड्स है वह भी अभी ऐसे रखे हुए हैं, इन्वेस्टर मौजूद नहीं है, एक्सपायर हो गया वगैरह, कुछ भी हो चुका है। तो इसके लिए नियम बना दिया गया है कि देखिए अब बैंकों को ये सभी चीजें जो इन्वेस्टर से जुड़ी हुई, चाहे डिविडेंड है या शेयर है या इंटरेस्ट है या उसके बॉन्ड्स है, अब आपको यह सभी चीजें इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करनी होंगी, जहां पर चीजों पे क्लेम करना इजी हो जाएगा और थोड़ा सा जो मामला है वह उपभोक्ता अनुकूल और निवेशक अनुकूल के रूप में हमें देखने को मिलेगा। चीजें क्लियर है। इसके अलावा इन्होंने एक खास परिवर्तन और कर दिया है। वह परिवर्तन इन्होंने यह किया है कि बैंक को अपनी सारी चीजों की रिपोर्ट जो थी, जिसको जनरली कहा जाता है रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स, तो इन्होंने अपनी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स में भी बदलाव किया है। अभी आज के समय में बैंक की जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स है वह महीने का दूसरा और चौथा शुक्रवार है। लेकिन अब नए बिल में कह दिया गया है कि अब आपको दूसरे और चौथे शुक्रवार को ही ध्यान में नहीं रखना है। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हर महीने की 15 तारीख और महीने की आखिरी तारीख, इन दोनों दिन ही आपको अपनी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना है और अपनी सभी चीजों को आगे भेजना है। यही अब बैंक की रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स रहेंगी। आपको सभी चीजें इसके अकॉर्डिंग फॉलो करके आगे बढ़ना होगा और ऐसे सब सिस्टम चलेगा। ये इन्होंने बड़ा परिवर्तन किया है। तो ये कुछ खास परिवर्तन कर दिए इन्होंने। हालांकि इन परिवर्तनों के अलावा एक खास चीज देखने में और मिली है कि सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बिल, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 प्रेजेंट किया गया है। लेकिन यह अकेला बिल लगभग 5-6 अलग अलग कानूनों में संशोधन करता है। जैसे कि सबसे पहले संशोधन कर रहा है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। इसके अलावा यह संशोधन कर रहा है द बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 में। यह संशोधन कर रहा है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में। साथ ही साथ ये संशोधन कर रहा है द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 एंड द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 में। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से 5 अलग अलग पहले के कानूनों में भी संशोधन कर रहा है एक ही बिल। ये इस मामले में भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो नया बिल लाया जा रहा है अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, अपने आप में महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी हुई जो भी खास बातें थी वह सब बातें मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से विस्तार से बता दी है। अब फिलहाल एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 में नॉमिनी की संख्या को कितना कर दिया गया है, 1, 2, 3 या 4? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। वहीं एक इंपॉर्टेंट न्यूज, वहीं इसके अलावा बहुत सारी खास बातें मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताई जो हम लोगों से आप लोगों से जुड़ी हुई है। अब आप ये तो नहीं चाहेंगे कि ये सभी चीजें आप लोग अकेले अकेले जाने, आप चाहेंगे कि आपके बाकी लोग भी जाने, परिवार जन, रिश्तेदार, मित्र जाने। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करना है। कमेंट में आप लोग अपने व्यूज भी बताएं और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाए। ठीक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूरी है कि आप लोग बने रहें संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप चीजों को जानते समझते रहें। तो फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियोस में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।